तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। इसका हम वैज्ञानिक पर्दे से पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यह हमारा तीसरा लेक्चर है। शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में इसमें बताया गया। इसमें पहला टॉपिक आता है कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त। मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अजरबैजान को 2012 में और ताजिकिस्तान को 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम वेविक्स मलेरिया का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही WHO में मलेरिया से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की संख्या 42 है तथा जून 2021 में पिछले 3 दशकों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना था। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को वर्ष 2016 में मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और भारत के द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु 2015 से प्रयास किए कार्य किए जा रहे हैं और वर्ष 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा 2016 से 2030 को लॉन्च किया गया है और जुलाई 2017 में मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 लॉन्च की है। विश्व मलेरिया दिवस के बारे में यह कब मनाया जाता है? यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेटिव इम्प्लीमेंट होता है। अब पढ़ते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के बारे में। यह रिपोर्ट 8 दिसंबर 2022 को WHO के द्वारा जारी की गई। वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मलेरिया से लगभग 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत के 79% के लिए जिम्मेदार है। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीव विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर नाम दिया गया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह कोष फरीदा स्थित जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय में स्थापित किया गया है, जबकि इसका डेटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर में स्थित है और इसमें लगभग 4 पेटाबाइट की डाटा भंडारण क्षमता है और यह इसमें ब्रह्म उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीव विज्ञान डेटा को संग्रह करने की IBDC का अनिवार्य किया गया। इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा की फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के नाम से जाना जाएगा और यह है एक क्षेत्रीय जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है और जबकि इसका डेटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर भुवनेश्वर में स्थित है। अब पढ़ते हैं भारत उक्त रक्तचाप नियंत्रण पहल के बारे में। 21 सितंबर 2022 को भारत ने उक्त रक्तचाप में विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्रदान किया गया है। इस पहल को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को नवंबर 2017 से लॉन्च किया था और उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल का द्वितीय चरण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें के अंतर्गत 23 राज्य के 138 जिले कार्यान्वित हैं। ISCI की एक 5 वर्षीय पहल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राज्य सरकारों तथा WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल है। भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य रखा है, जो 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली अकाल मौतों में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2025 तक उच्च रक्तचाप के मामले में 25% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25/25 नामक लक्ष्य किसके अंतर्गत दिया गया है? ये गैर संचारी रोगों के लिए अकाल मौतों से होने के लिए 25% तक की कमी को करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वह 2025 तक पूरा किया जाएगा और यह है किसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है?
इस पहल को यूएन 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर से पुरस्कृत किया गया और इसे 2 नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका द्वितीय चरण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया और यह वर्तमान में 23 राज्यों के 138 जिलों में कार्यान्वित है और यह एक 5 वर्षीय पहल है। अब पढ़ते हैं मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया और यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो गंभीर, आकस्मिक, असाधारण और अनपेक्षित हो और प्रभावित देश की राष्ट्रीय सीमा से बाहर या परे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो, तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही को आवश्यक रखती हो। PHEIC WHO की उच्चतम स्तर की चेतावनी है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जोखिम की प्रतिक्रिया की कार्यवाही का आह्वान करती है और वर्ष 2005 में इस चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ होने के बाद यह 7वां अवसर है जब WHO ने किसी रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अब तक WHO द्वारा PHEIC की घोषणा का विवरण दिया गया है जिसे वर्ष 2009 में इन्फ्लुएंजा ए का मैक्सिको में उद्भव, तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रसार हुआ और वर्ष 2014 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में पोलियो के प्रकोप का पुनः उद्भव। वर्ष 2014 में संपूर्ण गिनी, सेरा लियोन और लाइबेरिया में इबोला वायरस का संक्रमण प्रसार और वर्ष 2016 में अमेरिका क्षेत्र में जीका वायरस के प्रकोप के कारण एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति माइक्रोसेफली तथा अन्य तंत्र का संबंधी विकारों का प्रसार और वर्ष 2019 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस का प्रकोप। वर्ष 2020 में वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में चीन में कोविड-19 के प्रथम मामलों सामने आया तथा कई अन्य देशों में SARS-CoV-2 वायरस का प्रसार अंततः महामारी के रूप में परिवर्तित होना और वर्ष 2022 में मंकी पॉक्स संक्रमणों का उद्भव और इसका मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका से बाहर के देशों में व्यापक रूप से प्रसार। जुलाई 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया में मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज किया गया। कब किया गया? जुलाई 2022 को। UAE से तिरुवनंतपुरम आए एक 35 वर्षीय पुरुष ने मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि हुई थी। अब पढ़ते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स रोग एक विषाणु से संक्रमण होने वाला एक दुर्लभ रोग होता है। यह एक जेनेटिक रोग है और यह ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों को प्रसारित करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंकी पॉक्स क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे वो ऑप्शन में, जिसको आपको विषाणु के संक्रमण से यह रोग होता है। यह जेनेटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। हालांकि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल सकता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्सविरिडी परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 के शोध के उद्देश्य के साथ रखे गए बंदरों की आबादी से हुई थी, इसलिए इस रोग को मंकी पॉक्स नाम दिया गया। कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित स्टैटिक सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इस रोग की पहचान की गई। कहाँ की गई? डेनमार्क स्थित स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। मंकी पॉक्स का नया नाम एमपॉक्स 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। यह घोषणा इस रोग के नाम से जुड़ी कथित नस्लवादी तथा कलंकित करने वाली भाषा से उभरी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अगले 1 वर्ष तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और उसके बाद मंकी पॉक्स नाम के प्रयोग को पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। वर्तमान में रोगों के नामकरण का उत्तरदायित्व रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और WHO FIC के अंतर्गत WHO का है। ज्ञातव्य है कि किसी रोग के विषाणु के नामकरण का उत्तरदायित्व ICTB इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस का है। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश में वर्ष 2025 तक लक्ष्य रोग का उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को सहयोग प्रदान करना है। वर्तमान में भारत में तपेदिक नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है।
इसके तहत संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और 1 जनवरी 2020 को रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का पुनर्नाम NTEP के रूप में किया जाएगा। नी क्षय मतलब नी का अर्थ होता है समाप्त और क्षय का मतलब टीबी को समाप्त करना। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक के नियंत्रण के लिए वेब समर्थित मरीज प्रबंधन प्रणाली है। यह डिजिटल पोर्टल टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता हेतु एक मंच प्रदान करेगा। अब पढ़ते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के बारे में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन वाराणसी में किया। प्रधानमंत्री ने भारत के टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया और प्रधानमंत्री ने तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया। टीबी मुक्त पंचायत पहल। अब पढ़ते हैं प्रथम स्वदेशी QHPV टीका। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV टीके के वैज्ञानिक पूरण की घोषणा की। 12 जुलाई 2022 को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV के उत्पादन हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विपणन अनुमोदन प्रदान किया था। यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु कारगर सिद्ध हुआ। इस टीके का नाम सर्वैक है। इस टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के मध्य साझेदारी का परिणाम है। इस टीके के विकास में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसमें सहयोग दिया और WHO के अनुसार विश्व में महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित कैंसर के मामले सर्वाइकल कैंसर का चौथा स्थान है। सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे बड़ा अधिक होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादातर मामलों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उत्तरदायी हो और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक छोटा DNA विषाणु होता है जो त्वचा या श्लेष्म कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है कि इसको केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के प्रथम QHPV टीके के वैज्ञानिक पूरण की घोषणा की और यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका अनुमोदन करेगा और यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होगा और इस टीके के विकास में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सहयोग दिया तथा विश्व भर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर के मामलों में सर्वाइकल कैंसर का चौथा स्थान आता है और सर्वाइकल कैंसर में भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? यह कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए उत्तरदायी होता है जो DNA विषाणु है जो त्वचा एवं श्लेष्म कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अब पढ़ते हैं लंपी प्रोवेक टीका। लंपी प्रोवेक टीका का 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोवेक टीका को लॉन्च किया गया। यह टीका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह टीका लंपी त्वचा रोग से पशुओं का बचाव करेगा। इस टीके का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 संस्थाओं द्वारा किया गया है। इसमें पहली संस्था है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और दूसरी आती है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। यह LSD का पहला मामला भारत में 2019 में दर्ज किया गया था। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लंपी प्रोवेक टीका को स्वदेशी टीका के रूप में लॉन्च किया गया। इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और इसके तहत 2 संस्थाएं द्वारा किया गया जिसमें पहली आती है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा और दूसरी आती है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली और LSD का पहला मामला भारत में 2019 में दर्ज किया गया था। LSD के बारे में पढ़ते हैं। LSD क्या है? LSD गांठ दार त्वचा रोग होता है। इसे गावी LSD लंपी स्किन डिजीज कहा जाता है। गावी द वैक्सीन अलायंस के अनुसार LSD कैप्रीपॉक्स वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। किससे होता है? द वैक्सीन अलायंस के अनुसार LSD कैप्रीपॉक्स नामक वायरस जो विश्व में पशुधन के लिए उभरता खतरा है। दूसरे शब्दों में यह रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्स बिरेडी परिवार के वायरस से होता है, जिसे नीथिलिंग वायरस भी कहा जाता है। गौरतलब है कि आनुवांशिक रूप से गोट पॉक्स और सीप पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। यह रोग मुख्य रूप से गाय व भैंस जैसी रोगाली करने वाले जानवरों को संक्रमित करता है। यह रोग खून चूसने वाले कीटों, मक्खियों और मच्छरों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों या किलनी आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर दूषित खाद्य एवं जल के माध्यम से पशुओं को संचारित होता है।
यहाँ पर यह हमारा टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके के टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।